जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठकर ये पता चले कि भारत के वर्तमान राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब ये अब अस्तित्व में ही नहीं है। ये तो बहुत ही अजीब लगेगा। बिल्कुल। और उनकी जगह मतलब मगध, मालवा, महाकौशल या मिथिला ने ले ली है। और इससे भी बड़ी बात, देश की जो केंद्रीय सरकार है ना, उसके पास अर्थव्यवस्था का कोई कंट्रोल ही नहीं बचा है। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा विचार है। तो आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसी स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं जो ठीक इसी क्रांतिकारी और कह सकते हैं कि विद्रोही व्यवस्था की मांग करती है। ये कोई राजनैतिक घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नया सामाजिक आर्थिक मॉडल है, जिसे स्रोत में प्रगतिशील उपयोग तत्व या संक्षेप में प्रौथ यानी PROUT कहा गया है। हाँ, प्रौथ। तो ये सिर्फ वर्तमान व्यवस्था में कुछ सुधार करने की बात नहीं करता, बल्कि मतलब पूरे सिस्टम को जड़ से उखाड़कर एक नया ढांचा खड़ा करने का प्रस्ताव रखता है। मैं तो इसे पढ़ने के बाद से ही काफी हैरान हूँ। देखिए, इस पूरे मॉडल की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। स्रोत सीधे तौर पर इस बात को खारिज करता है कि हमारी वर्तमान आर्थिक नीतियां काम कर रही हैं। मतलब उनके हिसाब से सिस्टम फेल है। बिल्कुल। आज आजादी के इतने दशकों बाद भी जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो एक ही देश में दो समानांतर दुनिया नजर आती हैं। एक तरफ एक बेहद छोटा सुविधाभोगी वर्ग है जिसके पास अकूत संसाधन है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा असुविधाभोगी वर्ग है जो बुनियादी जरूरतों के लिए रोज जूझ रहा है ना? सही कहा। और स्रोत इस विषमता को किसी एक सरकार या पार्टी की नाकामी नहीं मानता, वो इसे हमारे वर्तमान वैश्विक आर्थिक मॉडल की एक संरचनात्मक विफलता यानी स्ट्रक्चरल फेलियर कहता है। हाँ, और इस संरचनात्मक विफलता को साबित करने के लिए स्रोत ने जो आंकड़े दिए हैं ना, वो बहुत ही परेशान करने वाले हैं। मतलब इसमें ऑक्सफैम और वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की हालिया रिपोर्टों का हवाला दिया गया है। वो आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। इन आंकड़ों के अनुसार भारत की जो शीर्ष 1% आबादी है, उसके पास देश की कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 40% से भी अधिक हिस्सा है। और अगर हम नीचे की 50% आबादी को देखें तो उनके हिस्से में देश की मात्र 6 से 7% संपत्ति ही आती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। ये सिर्फ एक अंतर नहीं है, मुझे लगता है ये एक खाई है। ये तो ऐसा है ना, जैसे एक ही पेड़ की जड़ों को पानी देने के बजाय हम सिर्फ उसकी सबसे ऊपरी टहनियों पे पॉलिश कर रहे हैं। बहुत सही उपमा दी आपने। हाँ, मतलब नीचे की 50% जड़ें सूख रही हैं, जबकि ऊपर का 1% हिस्सा एकदम चमक रहा है। एग्जैक्टली। और इस विषमता का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि ये खाई लगातार चौड़ी हो रही है। देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जब तक शक्तियों का अति केंद्रीकरण यानी हाइपर सेंट्रलाइजेशन रहेगा, तब तक ये विषमता खत्म नहीं हो सकती। तो सारी समस्या केंद्रीकरण में है स्रोत के अनुसार। हाँ, जब प्रशासनिक और आर्थिक फैसले दिल्ली या मुंबई के वातानुकूलित कमरों में बैठकर लिए जाते हैं तो उनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। इस अति केंद्रीकरण का सीधा परिणाम है युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की कमर तोड़ महंगाई, और शायद भ्रष्टाचार भी। बिल्कुल। एक ऐसा सिस्टम जहां उत्पादक और उपभोक्ता के बीच बिचौलियों की एक बहुत लंबी चेन बन जाती है। सिस्टम जितना केंद्रीकृत होगा, भ्रष्टाचार और शोषण के लिए उतनी ज्यादा जगह बनेगी। लेकिन एक मिनट, केंद्रीकरण को हमेशा बुरी नजर से तो नहीं देखा जा सकता ना। मेरा मतलब है, किसी भी बड़े और विविधता वाले देश को चलाने के लिए एक मजबूत केंद्रीकृत व्यवस्था की जरूरत तो होती है। ये काम धारणा है, हाँ, ताकि नीतियां एक समान रूप से लागू हो सके। अगर हम शक्तियों को पूरी तरह से विकेंद्रीकृत कर देंगे तो क्या पूरा देश बिखर नहीं जाएगा? यहीं पे श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें स्रोत में श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी कहा गया है, उनके द्वारा प्रतिपादित यह प्राउट मॉडल एक बहुत ही आक्रामक भौगोलिक और राजनीतिक बदलाव का प्रस्ताव रखता है। अच्छा, तो वो इस दुविधा को कैसे सुलझाते हैं? स्रोत इसी का एक बहुत ही दिलचस्प समाधान पेश करता है। प्राउट का सबसे क्रांतिकारी विचार राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को पूरी तरह से अलग करना है। दोनों शक्तियों को अलग करना मतलब कैसे? देखिए, वर्तमान व्यवस्था में दिक्कत यह है कि राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता दोनों एक ही जगह केंद्रित हो जाती हैं, या तो सरकार के पास या फिर सरकार को प्रभावित करने वाले कुछ बड़े पूंजीपतियों के पास, जो नीतियां बनवाते हैं। बिल्कुल। तो प्राउट कहता है कि राजनीतिक शक्ति यानी सरकार का काम केवल और केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना और देश की रक्षा करना होना चाहिए। वहीं आर्थिक नियंत्रण और संसाधन आवंटन की पूरी शक्ति स्थानीय स्तर पर बांट दी जानी चाहिए। ये बात कागज पर सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जरा इसकी व्यावहारिकता पर बात करते हैं।
अगर देश की सरकार के पास अर्थव्यवस्था पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, उसके पास आर्थिक नीतियां बनाने का अधिकार नहीं है, तो वो सरकार काम कैसे करेगी? ये सवाल उठना लाजमी है। हाँ, मतलब बिना आर्थिक शक्ति के वो सेना को कैसे मेंटेन करेगी? पुलिस को सैलरी कहाँ से मिलेगी? क्या इससे एक बेहद कमजोर और प्रभावीहीन सरकार नहीं बन जाएगी? देखिए, स्रोत की दलील इससे भी एक कदम आगे जाती है। प्राउड ये नहीं कह रहा कि कोई टैक्स कलेक्शन नहीं होगा या रक्षा बजट शून्य हो जाएगा। ये पैसे के प्रवाह यानी फ्लो ऑफ कैपिटल की दिशा को उलटने की बात करता है। दिशा को उलटना? हाँ, अभी पैसा नीचे से ऊपर जाता है, आम आदमी टैक्स देता है जो केंद्र के पास जाता है, और फिर केंद्र तय करता है कि किस राज्य या जिले को कितना पैसा वापस मिलेगा। ये तो है। प्रउत में आर्थिक उत्पादन और राजस्व का नियंत्रण सीधे स्थानीय स्तर पर होगा। स्थानीय इकाइयां अपनी क्षमता और उत्पादन के आधार पर एक निर्धारित हिस्सा केंद्रीय प्रशासनिक ढांचे को देंगी। अच्छा, मतलब वो केंद्र को फंड करेंगे? बिल्कुल, लेकिन केवल उन अनिवार्य सेवाओं के लिए जो केंद्र के दायरे में आती हैं, जैसे सेना या विदेशी मामले। बाकी सारा सरप्लस पैसा स्थानीय विकास में ही निवेश होगा। तो इसका मतलब है कि आर्थिक शक्तियां हवा में नहीं छोड़ी जा रही हैं, बल्कि उनका एक बहुत ही व्यवस्थित विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। और यहीं पर इस स्रोत का सबसे चर्चित और कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बहस वाला मुद्दा सामने आता है। आप 44 इकाइयों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एग्जैक्टली। 44 प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक इकाइयां। जो लोग इसे सुन रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि स्रोत का प्रस्ताव है कि राज्यों की वर्तमान सीमाओं को मिटा दिया जाए। बिल्कुल, पूरी तरह से। और पूरे भारत को उसकी सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषाई और आर्थिक समरूपता के आधार पर 44 नए हिस्सों में बांटा जाए, जैसे मगध, अंग, मिथिला, महाकौशल, मालवा और बंगाली इकाइयां। हाँ, और इन 44 इकाइयों के पीछे का विज्ञान सिर्फ भाषाई या सांस्कृतिक पहचान तक सीमित नहीं है। स्रोत स्पष्ट करता है कि वर्तमान राज्यों का गठन काफी हद तक राजनीतिक सुविधा के लिए किया गया था। जहां एक ही राज्य के भीतर कुछ हिस्से बहुत अमीर हो गए और कुछ पूरी तरह से पिछड़ गए। सही कहा। उदाहरण के लिए, एक बड़े राज्य में संसाधन एक हिस्से से निकाले जाते हैं और दूसरे हिस्से के औद्योगिकरण में लगा दिए जाते हैं। लेकिन प्रउत की ये जो 44 इकाइयां हैं, ये इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित हैं। मतलब हर इकाई आत्मनिर्भर होगी? बिल्कुल, हर इकाई के पास अपने प्राकृतिक संसाधन होंगे, और सबसे कड़ा नियम ये होगा कि किसी भी इकाई के संसाधनों का 100% उपयोग सबसे पहले उसी स्थानीय जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए होगा। वाओ, 100%? हाँ, कोई भी बाहरी कॉरपोरेशन आकर वहां का कच्चा माल सस्ते में नहीं ले जा सकता। लेकिन देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी शक्तियां स्थानीय स्तर पर जाती हैं, तो वहां के जो पहले से ताकतवर लोग होते हैं, जो बाहुबली है, जो बड़े जमींदार है, या जो लोकल माफिया है, वो उस सिस्टम पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। ये एक बहुत ही व्यावहारिक चिंता है। हाँ, हम पंचायती राज में भी इसके कुछ रूप देख चुके हैं। तो अगर हम आर्थिक फैसले 44 अलग अलग इकाइयों में बांट देंगे, तो क्या हम 44 नए तरह के शोषक वर्ग पैदा नहीं कर रहे होंगे? स्रोत इस जमीनी हकीकत से कैसे निपटता है? स्रोत इसका उत्तर आर्थिक संरचना के बुनियादी बदलाव में देता है। देखिए, प्रूत सिर्फ सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं कर रहा है, बल्कि ये संपत्ति के स्वामित्व यानी ओनरशिप का भी विकेंद्रीकरण कर रहा है। ओनरशिप का विकेंद्रीकरण, वो कैसे? बाहुबली या जमींदार सिस्टम पर कब्जा तब करते हैं जब उत्पादन के साधन कुछ हाथों में सिमटे हों। प्राउत निजी एकाधिकार यानी प्राइवेट मोनोपोली को पूरी तरह से नकारता है। ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहकारी मॉडल यानी कोऑपरेटिव सिस्टम पर चलाने की वकालत करता है। अच्छा, कोऑपरेटिव मॉडल। हाँ, जहां जमीन, कारखाने और उद्योगों का मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के पास ना होकर वहां काम करने वाले सभी लोगों के पास सामूहिक रूप से होगा। तो जब मालिकाना हक ही बढ़ जाएगा, तो किसी एक बाहुबली के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को हाईजैक करना लगभग असंभव हो जाएगा। तो ये ऐसा है जैसे एक विशाल केंद्रीकृत टॉप डाउन कॉर्पोरेशन को हटाकर उसकी जगह 44 अलग अलग अपनी जमीन से जुड़ी विशाल सहकारी समितियों को काम सौंप दिया जाए। बिल्कुल सही समझे आप। इससे तो एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि रोजगार की तलाश में जो पलायन होता है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, वो रुक जाएगा, है ना? 100% रुकेगा। जब मालवा का कच्चा माल मालवा में ही प्रोसेस होगा, तो वहां के युवाओं को दिल्ली या बैंगलोर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक सवाल और उठता है कि आम आदमी की जिंदगी में रोजमर्रा के स्तर पर क्या बदलाव आएगा?
ये बहुत जरूरी पहलू है। क्योंकि आज के दौर में सरकारें मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर गरीबी दूर करने का दावा करती हैं। कोई मुफ्त बिजली दे रहा है, कोई अकाउंट में सीधे पैसे डाल रहा है। तो प्राउट इस पर क्या स्टैंड लेता है? देखिए, प्राउट इस मुफ्तखोरी की राजनीति का बहुत ही कड़ा विरोध करता है। प्राउट के अनुसार सिर्फ खैरात बांटने से गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। ये सिर्फ लोगों को व्यवस्था पर निर्भर बनाता है। हाँ, डिपेंडेंट बना देता है। बिल्कुल। इसके बजाय प्राउट हर नागरिक को क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर की गारंटी देने की बात करता है। परचेजिंग पावर की गारंटी? हाँ, इसका मतलब मुफ्त में पैसा बांटना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा आर्थिक ढांचा तैयार करना जहां हर व्यक्ति के पास काम हो और उस काम के बदले उसे इतना पारिश्रमिक मिले कि वो अपनी 5 न्यूनतम आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा खुद सम्मान के साथ पूरी कर सके। तो क्रय शक्ति सुनिश्चित करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही गणितीय समाधान दिया गया है जो मैंने पढ़ा था। वो है न्यूनतम मजदूरी को सीधे महंगाई सूचकांक यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स से जोड़ देना। हाँ, ये उनका एक प्रमुख प्रस्ताव है। कागज पर तो ये बहुत तार्किक लगता है कि अगर सब्जी और तेल के दाम बढ़ें तो मजदूरी भी अपने आप उसी अनुपात में बढ़ जाए ताकि इंसान की असली क्रय शक्ति कम न हो। बिल्कुल। लेकिन अगर हम पारंपरिक अर्थशास्त्र की बात करें तो वो इसे एक बहुत बड़ा खतरा मानता है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर आप महंगाई के हिसाब से लगातार सैलरी बढ़ाते रहेंगे तो कंपनियां उस बढ़ी हुई सैलरी का खर्च निकालने के लिए अपने सामान की कीमतें और बढ़ा देंगी। जिसे वेज प्राइस स्पाइरल कहा जाता है। एग्जैक्टली। इससे एक वेज प्राइस स्पाइरल बन जाएगा और महंगाई कभी रुकेगी ही नहीं। तो स्रोत इस आर्थिक सिद्धांत का सामना कैसे करता है? मुख्यधारा के अर्थशास्त्र का ये जो वेज प्राइस स्पाइरल का तर्क है ना, ये पूरी तरह से पूंजीवादी मॉडल पर आधारित है, जहां कंपनियों का अंतिम लक्ष्य अपने मुनाफे या प्रॉफिट मार्जिन को हर हाल में बचाना और बढ़ाना होता है। हाँ, प्रॉफिट तो जरूरी है उनके लिए। लेकिन स्रोत के अनुसार प्रवृत्ति इस मुनाफे की अवधारणा को ही बदल देता है। चूंकि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन और वितरण स्थानीय सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य अधिकतम मुनाफा कमाना नहीं बल्कि स्थानीय जरूरतों को पूरा करना है, इसलिए कीमतों में कृत्रिम वृद्धि नहीं होगी। मतलब आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। जब बिचौलिए खत्म हो जाएंगे और मुनाफाखोरी की मंशा नहीं रहेगी तो कीमतों में स्वतः ही एक नियंत्रण आ जाएगा। और इसके अलावा प्राउट शिक्षा और चिकित्सा के पूर्णतः गैर व्यापारीकरण की बात करता है। गैर व्यापारीकरण? मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बाजार से पूरी तरह बाहर हो जाएंगी। ठीक कहा आपने। प्राउट इन्हें बुनियादी मानवाधिकार मानता है, कोई व्यापारिक वस्तु नहीं। ये दोनों सेवाएं राज्य या उन 44 इकाइयों द्वारा पूरी तरह से मुफ्त और समान गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराई जाएंगी। अरे वाह! अब आप खुद सोचिए, अगर किसी कामगार को अपने बच्चों की भारी भरकम फीस या अस्पताल के बिल की चिंता ही न करनी पड़े तो उसके जीवन यापन का खर्च वैसे ही बहुत कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाएगी। बिल्कुल। इस तरह न्यूनतम मजदूरी पर जो दबाव है वो काफी हद तक शांत हो जाएगा। ये तो एक बहुत ही मजबूत तर्क है। अगर हेल्थ केयर और एजुकेशन का खर्च जीवन से निकाल दिया जाए तो इंसान की क्रय शक्ति में अपने आप एक बड़ा उछाल आ जाएगा। सही बात है। लेकिन क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में रोजगार भी तो पैदा करने होंगे। और अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि सब कुछ स्थानीय स्तर पर होगा तो क्या एक गांव या ब्लॉक स्तर की कोऑपरेटिव सच में ग्लोबल टेक कंपनियों और विशाल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का मुकाबला कर पाएगी? ये बहुत लोगों का सवाल होता है। हाँ, क्योंकि आज की दुनिया में जहां सब कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर चलता है वहां छोटी सहकारी समितियां कैसे टिकेंगी? देखिए, स्रोत ये बहुत स्पष्ट करता है कि प्राउट का लक्ष्य ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में एकाधिकार स्थापित करना या मल्टीनेशनल कंपनियों से लड़ना नहीं है। इसका मुख्य लक्ष्य है आत्मनिर्भरता। अच्छा। रोजगार महानगरों की फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि कृषि आधारित उद्योगों यानी एग्रो इंडस्ट्रीज के जरिए गांव में ही पैदा किए जाएंगे। एग्रो इंडस्ट्रीज, कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। अगर हम उदाहरण लें, एक गांव जो टमाटर उगाता है वहां सिर्फ खेती नहीं होगी। टमाटर से केचप बनाने की फैक्ट्री, पैकेजिंग यूनिट और सप्लाई चेन, ये सब उसी ब्लॉक स्तर पर कोऑपरेटिव मॉडल के तहत स्थापित किया जाएगा। समझ रही हूँ। इससे मुनाफे का जो सबसे बड़ा हिस्सा पहले एक बड़ी फूड कंपनी ले जाती थी, वो अब सीधे उन किसानों और स्थानीय कामगारों के बीच बंटेगा। और जब स्थानीय पैसा स्थानीय अर्थव्यवस्था में ही घूमेगा तो वो मल्टीनेशनल कंपनियों पर निर्भरता को अपने आप खत्म कर देगा। वाओ,
ये पूरी रूपरेखा सुनने में तो एक ऐसे मॉडल जैसी लगती है जो पूंजीवाद के अंधाधुंध शोषण और समाजवाद की सुस्त और भ्रष्ट नौकरशाही दोनों की कमियों से खुद को मुक्त होने का दावा करती है। बिल्कुल, ये एक मध्य मार्ग की तरह है। हाँ, ये संसाधनों के बंटवारे और क्रय शक्ति पर जोर देती है, जो बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित लग रहा है। लेकिन जो लोग इस विस्तृत विश्लेषण को सुन रहे हैं, उनके लिए ये बताना बहुत जरूरी है कि इस स्रोत सामग्री के बिल्कुल अंत में एक बहुत बड़ी अड़चन, एक बहुत बड़ा कैच छिपा हुआ है। हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतना बड़ा कि ये इस पूरी थ्योरी की व्यावहारिकता पर ही सवाल खड़ा कर देता है। इस विश्लेषण का वो हिस्सा यकीनन सबसे चौंकाने वाला और शायद सबसे पारदर्शी भी है। देखिए, स्रोत इस बात को बिल्कुल नहीं छिपाता कि इतने बड़े, जटिल और विकेंद्रीकृत मॉडल को कागज से उतारकर जमीन पर लागू करना कोई आम काम नहीं है। मतलब कोई भी सरकार इसे लागू नहीं कर सकते। स्रोत के अनुसार वर्तमान राजनीतिक या प्रशासनिक नेतृत्व इसे नहीं कर सकता। स्रोत स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि इस पूरी प्रौत व्यवस्था को लागू करने और चलाने का कार्य केवल आध्यात्मिक और उच्च शिक्षित साधकों द्वारा ही किया जा सकता है। आध्यात्मिक साधक मतलब ऐसे लोग जिनका नैतिक स्तर, मॉरल कैरेक्टर बहुत ऊंचा हो, जो व्यक्तिगत स्वार्थ से पूरी तरह मुक्त हों और जो एक व्यापक मानवीय दृष्टिकोण रखते हों। ऐसे लोग तो मुश्किल से मिलते हैं। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि स्रोत खुद ये मानता है कि वर्तमान समाज में ऐसे लोगों का सर्वथा अभाव है, यानी ऐसे लोग आज के समय में मौजूद ही नहीं है। अरे, मतलब स्रोत ने एक पूरी नई दुनिया का खाका खींच दिया, लेकिन खुद ही मान लिया कि इसे बनाने वाले लोग अभी पैदा ही नहीं हुए। हाँ, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। अगर मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझाऊं, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना कि हमारे पास एक बेहतरीन, सबसे उन्नत और सुरक्षित स्पेसशिप का एकदम सही ब्लूप्रिंट मेज पे रखा हुआ है। अच्छा उदाहरण है। हमें पता है कि इसके हर पुर्जे को कैसे जोड़ना है, ये कौन सा ईंधन इस्तेमाल करेगा, ये कैसे उड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि उस स्पेसशिप को उड़ाने की ट्रेनिंग जिसके पास हो, ऐसा कोई पायलट फिलहाल इस पूरे ग्रह पर मौजूद ही नहीं है। ये तुलना इसके विरोधाभास को बहुत अच्छे से समझाती है। ये स्रोत की सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती है। एक तरफ ये वर्तमान आर्थिक असमानता का एक ठोस और वैज्ञानिक समाधान पेश करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये मान लेता है कि वर्तमान मानवीय चेतना या हमारे समाज की लीडरशिप का स्तर अभी उस खाके को हकीकत में बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर क्या ये सिर्फ ख्याली पुलाव है? तो सवाल यही उठता है कि क्या ये मॉडल सिर्फ एक यूटोपिया है या ये भविष्य के समाज के लिए एक लक्ष्य है जिस तक हमें पहुंचना है। हाँ। स्रोत इसे समाज के क्रमिक विकास का अगला चरण मानता है, जिसके लिए पहले उस तरह के नैतिक नेतृत्व का निर्माण करना होगा। काफी गहरी बात है ये। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आएं और इसे समेटें, तो हमारे सामने क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? अगर हम पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें, तो स्रोत में प्रस्तुत प्राउत व्यवस्था मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर खड़ी है। हाँ। पहला, शक्तियों का गहरा विकेंद्रीकरण, जहां देश 44 प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक इकाइयों में बटेगा। दूसरा, मुफ्त की रेवड़ियों की जगह आम आदमी की वास्तविक क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को सुनिश्चित करना, जिसमें न्यूनतम मजदूरी को महंगाई से जोड़ना शामिल है। इन्फ्लेशन से लिंक करना। बिल्कुल। और तीसरा, हर हाल में स्थानीय संसाधनों का 100% उपयोग पहले स्थानीय लोगों की जरूरतों के लिए करना, वो भी एक सहकारी मॉडल के जरिए। ये वर्तमान अति केंद्रीकृत आर्थिक असमानता का एक मजबूत विकल्प होने का दावा करता है, बशर्ते समाज उस नैतिक स्तर तक पहुंच सके जहां इसे लागू किया जा सके। ये सच में एक ऐसा विश्लेषण है जो सोचने पे मजबूर कर देता है। आज तक हम सभी उसी वर्तमान सिस्टम के भीतर रहते हुए थोड़ा और पैसा, थोड़ी और सुविधा पाने की बहस में उलझे हुए हैं। हाँ, हम बस उसी दायरे में सोचते हैं। हम मान चुके हैं कि यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर सच में हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा रोजगार दूर बैठे किसी ग्लोबल मार्केट या किसी विशाल मल्टीनेशनल कंपनी के स्टॉक प्राइस से तय न होकर हमारी अपनी स्थानीय भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान से तय होने लगे, अगर मगध, मालवा या महाकौशल सिर्फ इतिहास की किताबों के शब्द न रहकर हमारी रोजमर्रा की आर्थिक पहचान बन जाए, तो क्या हमारे काम करने का तरीका, हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और सबसे बढ़कर हमारे समाज में सफलता की परिभाषा पूरी तरह से नहीं बदल जाएगी? ये तो है। ये वाकई सोचने वाली बात है।